नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स को कवर करने वाले हैं विथ फुल डिटेल्स। इसमें जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ये बिहार पुलिस के द्वारा जो पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, सारे वैसे ही प्रश्न हैं। अब तक जो बिहार पुलिस के द्वारा आयोजित की गई परीक्षाएं हैं, रिसेंट तक, चाहे वो दरोगा का हो या कांस्टेबल का हो या अग्निशमन वाला हो, सारे एग्जाम के पेपर्स यहाँ पे मौजूद हैं। सारे क्वेश्चन इसमें आपको विथ न्यू डाटा के साथ कराए जाएंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, मैं इस सब्जेक्ट को भूल ही गया था, लेकिन तभी एक बच्ची का कमेंट आता है कि सर इकोनॉमिक्स भी करा दीजिए, तो मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ इकोनॉमिक्स का क्लास लेकर। इसमें इकोनॉमिक्स को हम लोग पूरे डिटेल के साथ कवर करेंगे, जैसे हमने बाकी सब्जेक्ट्स को किया है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी आप में से हमारे चैनल पर नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। इकोनॉमिक्स का दोस्तों पहला टॉपिक है हमारा अर्थशास्त्र के सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स। इसका पहला प्रश्न है, वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए दोस्तों आवश्यक है भूमि और श्रम व भौतिक पूंजी। ये दोनों ही आवश्यक है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा, ए और बी दोनों होगा। भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी, इन तीनों की आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक कारक हैं भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और उद्यमिता। तो ये जो भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और उद्यमिता है, इनकी आवश्यकता होती है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए। उत्पादकों को फर्म के आर्थिक विकास का विस्तार करने के लिए कुशल तरीके से इन कारकों का उपयोग करना चाहिए। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उत्पादकों को नई तकनीक अपनानी चाहिए। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों कार्यशील पूंजी। कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कार्यशील पूंजी कहा जाता है, जिसका प्रयोग श्रमिकों के वेतन का भुगतान करने और दिन प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या है? तो मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया जो है दोस्तों, यह है शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों। मानव को उपयोगी व श्रम सेवा उत्पादक बनाने के लिए उस पर किया गया निवेश ही मानव पूंजी निवेश कहलाता है, और इसके लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कौशल आदि में निवेश करना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्ष पर अंतः चाप धनात्मक हो तो पूर्ति की लोच का मान होगा। तो इसका जो मान है दोस्तों, ये 1 से कम होगा। ठीक है। सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्ष पर अंतः चाप धनात्मक हो तो पूर्ति की लोच का मान 1 से कम होगा। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दर को पूर्ति की लोच कहा जाता है। पूर्ति की लोच धनात्मक होने पर पूर्ति की रेखाएं बाएं से दाएं ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, इस तरह से ऊपर की ओर जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, समग्र पूर्ति निर्भर करती है। तो ये निर्भर करती है दोस्तों अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षमता पर। तो इसमें से हमारा जो है केवल 2 सही होगा, अर्थात ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा। वस्तुओं तथा सेवाओं के कुछ उत्पादन को समग्र पूर्ति कहते हैं। यह राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होती है। यह अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षमता पर निर्भर करती है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये जो है उत्पादक क्षमता पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो है दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने प्रतिपादित किया था। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मूल्य को स्पष्ट करने के लिए मार्क्स ने
मूल्य का दो अर्थों में प्रयोग किया है, उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य। तो वस्तुओं के विनिमय मूल्य और श्रमिकों द्वारा प्राप्त मजदूरी में अंतर को अतिरिक्त मूल्य कहते हैं। इस प्रकार अतिरिक्त मूल्य वह मूल्य है जिसे पूंजीपति श्रमिक के श्रम से प्राप्त करता है, लेकिन जिसके लिए उसने श्रमिक को कोई उचित मूल्य नहीं चुकाया है। तो ये जो है ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, एकाधिकार में पूर्ति वक्र जो है ये क्या होता है? तो ये दोस्तों अस्तित्व में नहीं होता है। एकाधिकार में पूर्ति वक्र अस्तित्व में नहीं होता है। एकाधिकार का अर्थ है किसी वस्तु के उत्पादन पर एक ही फर्म का अधिकार हो और अन्य विकल्पों का अभाव हो। इस प्रकार उत्पादन की प्रक्रिया में एकाधिकार की स्थिति उत्पाद की कीमत में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होती है, क्योंकि बाजार में प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तु की पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन को माप की पूर्ति की लोच कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, नियोजित निवेश नियोजित बचत से अधिक होने का तात्पर्य क्या है? तो यह है दोस्तों मांग का आधिक्य। किसी अर्थव्यवस्था में नियोजित निवेश के नियोजित बचत से अधिक होने पर वस्तुओं और सेवाओं की मांग में अधिकता बनती है। ऐसी स्थिति में नियोजित इन्वेंट्री वांछित स्तर से ऊपर उठ जाती है और परिवार अधिक उपभोग व्यय करते हैं और बचत कम करते हैं। संतुलन की दृष्टि से एस और आई अर्थात नियोजित निवेश और नियोजित बचत के बराबर होने पर आय और उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए रेखा चित्र में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या हो रही है? तो ये दोस्तों चित्र में आप देख सकते हैं कि यह बढ़ते हुए प्रतीत हो रही है। तो ये जो है बढ़ रही है, बाएं से दाएं की ओर ऊपर की ओर जा रही है। दिए गए रेखा चित्र में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बढ़ रही है। जब आय में सीमांत वृद्धि होती है तो उसी अनुपात में उपभोग में भी वृद्धि होती है। इसे ही सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि एमपीसी कहा जाता है। निर्धन लोगों की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अधिक जबकि अमीर लोगों की कम होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच क्या होगी? तो ये दोस्तों इकाई के बराबर होगी। यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच इकाई जो है इकाई के बराबर होगी। अगला प्रश्न है, जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच क्या होगी? तो मांग की कीमत लोच होगी इकाई से कम। जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल मूल्य बढ़े तो मांग की कीमत लोच इकाई से कम होगी। किसी वस्तु की मांग विशेष रूप से उसकी कीमत उपभोक्ता की आय तथा संबंधित वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है। अतः मांग की लोच से यह ज्ञात होता है कि किसी वस्तु की कीमत अथवा उपभोक्ता की आय अथवा संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसमें दोस्तों दुर्लभ साधन जो है ये उत्तरदायी नहीं है। रॉबिन्स के अनुसार दुर्लभ साधन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है, जबकि असीमित आवश्यकताएं, साधनों के वैकल्पिक उपयोग एवं संसाधनों मध्यपूर्ण पूरकता आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, बाजार मांग वक्र होता है। तो ये होता है व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग। इसको आप ध्यान में रखेंगे। बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग होता है। अतः विकल्प बी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या होता है? तो ये जो है बढ़ रहा है। ठीक है। जब औसत उत्पाद अधिकतम है
तब एक कारक का सीमांत उत्पाद बढ़ रहा होता है। औसत उत्पाद निर्गत की प्रति इकाई परिवर्तन आगत के रूप में परिभाषित किया जाता है, जबकि सीमांत उत्पाद प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण जो निर्गत में परिवर्तन होता है, जब सभी अन्य आगत स्थिर रखे गए हों, कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मशीन टूल एक उदाहरण है कैसी वस्तुओं का? तो मशीन टूल जो है दोस्तों, ये पूंजीगत वस्तुओं का उदाहरण है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। मशीन टूल पूंजीगत वस्तुओं का एक उदाहरण है। पूंजीगत वस्तुएं वे भौतिक संपत्तियां हैं जिन्हें एक कंपनी उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादों और सेवाओं के निर्माण हेतु उपयोग करती है, जिसके बाद उपभोक्ताओं द्वारा निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। पूंजीगत वस्तुएं तैयार माल नहीं होती, बल्कि उनका उपयोग माल को निर्मित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल्पाधिकार में होते हैं तो ऐसी स्थिति जिसमें दो विक्रेता होते हैं, ये अल्पाधिकार कहलाते हैं। अल्पाधिकार में दो विक्रेता होते हैं। अल्पाधिकार अपूर्ण प्रतियोगिता का एक महत्वपूर्ण रूप है। अल्पाधिकार उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें किसी वस्तु के दो या दो से अधिक, परंतु बहुत अधिक भी नहीं, उत्पादक या विक्रेता होते हैं। यद्यपि कुछ या अधिक फर्मों के मध्य कोई सीमा निर्धारण कठिन है, परंतु यदि एक वस्तु के उत्पादकों की संख्या दो या दो से लेकर के 10 तक हो, तो इस स्थिति को अल्पाधिकार कहा जाता है। जब कुछ विक्रेताओं की वस्तुएं समान हो तो उसे शुद्ध अल्पाधिकार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठतया परिभाषित किया जाता है वह है, तो किस प्रकार समाज में अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करें, इसके बारे में है यह अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है दोस्तों, उत्पादन, वितरण और खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है। यह किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र का चित्रण होता है। इसके माध्यम से ही जानने का प्रयास होता है कि किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? तो ये है दोस्तों मार्शल के अनुसार। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र है मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। ठीक है। अगला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है दोस्तों, व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ, ये दोनों से ही है। ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ और व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से है। व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र, जिसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, अर्थशास्त्र की एक शाखा है जो यह अध्ययन करता है कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत अवयव, परिवार एवं फर्म विशिष्ट रूप से उन बाजारों में सीमित साधनों के आवंटन का निर्णय करते हैं जहां वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी एवं बेची जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है MRT/XY। उत्पादन संभावना का वक्र का ढाल जो है MRT ब्रैकेट में XY कहलाता है। निश्चित संसाधनों एवं तकनीकी ज्ञान से वस्तुओं के उत्पादन की संभावना के सहयोग को उत्पादन संभावना कहते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके ग्राफीय निरूपण को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। उत्पादन संभावना वक्र जो है बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। इसका मुख्य कारण यह है कि उपलब्ध सभी साधनों की कुशलतम प्रयोग की स्थिति में दोनों वस्तुओं का उत्पादन एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो X तथा वायु वस्तु में X का उत्पादन तभी बढ़ाया जा सकता है जब दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में कमी की जाए। ठीक है। तो आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं इसका। ये X और Y वस्तु का ग्राफ है जो कि गिरते हुए प्रतीत हो रहा है। ठीक है दोस्तों।
अगला टॉपिक है हमारा अर्थव्यवस्था के प्रकार एवं क्षेत्र, टाइप्स एंड सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो पहला प्रश्न है, सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो सरकार के स्वामित्व वाला क्षेत्र जो है सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। स्वामित्व की दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र वे उपक्रम हैं जिस पर सरकार का अधिकार होता है, जैसे रेल, डाक, सुरक्षा इत्यादि। इसमें सरकार का निवेश होता है, जबकि निजी क्षेत्र में व्यक्तियों का अधिकार होता है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो ये है दोस्तों दूध के अधिक उत्पादन से संबंधित। श्वेत क्रांति दूध के अधिक उत्पादन से संबंधित है। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड 1970 में प्रारंभ हुआ था। डॉक्टर वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में प्रसिद्ध एक सामाजिक उद्यमी थे, जिनके बिलियन लीटर आइडिया ऑपरेशन फ्लड ने डायरी फार्म को भारत के सबसे बड़े आत्मनिर्भर व्यवसाय और सबसे बड़े ग्रामीण रोजगार क्षेत्र में बदल दिया। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय करनाल, हरियाणा में है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि कौन सी नहीं है? तो इसमें से पशुपालन जो है ये तृतीयक क्षेत्र में नहीं आता है। ये प्राथमिक क्षेत्र का विषय है दोस्तों। पशुपालन तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना और खनन ये सभी कार्य आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में दोस्तों विद्युत उपकरण निर्माण, खाद्य निर्माण, कपड़ा उत्पादन, हस्तशिल्प और उद्योग आते हैं। तृतीयक क्षेत्र में परिवहन, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार आदि आते हैं। अगला प्रश्न है, पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है? तो इसमें दोस्तों व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। अर्थव्यवस्था के पूंजीवाद स्वरूप में उत्पादित वस्तुओं पर व्यक्तियों यानी पूंजी निवेश करने वालों का स्वामित्व होता है। निजी क्षेत्र और बाजार के अनुरूप राज्य की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को 3 वर्गों में रखा जाता है। इसको आप ध्यान से समझेंगे। पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसका उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरी है दोस्तों राज्य अर्थव्यवस्था, जिसे समाजवादी या साम्यवादी रूपों में भी जाना जाता है, जो कि रूस और चीन की अर्थव्यवस्था है। तीसरी प्रकार की अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें सरकार व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, जैसा कि अपने देश में है, भारत में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? तो इसमें से जो चौथा कथन है हमारा, यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुई, ये वाला कथन जो है दोस्तों गलत है। ठीक है। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। इसका जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ये है दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। यह क्रांति 1960 के दशक में शुरू की गई थी। वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के लिए उनके कार्य के लिए जो है उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत में हरित क्रांति के शुरुआत का श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है, तो आप इनका भी नाम ध्यान में रखेंगे दोस्तों, एम.एस. स्वामीनाथन का। अगला प्रश्न है, पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बिहार में जो है सबसे तेजी से विकास दर्ज किया है। तो ये क्षेत्र है दोस्तों सेवाएं। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार बिहार ने 2016 से 17 से 2020-21 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में 2.3%, द्वितीय क्षेत्र में 4.8% तथा तृतीय क्षेत्र में सर्वाधिक
8.5% की वृद्धि दर्ज की है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है। तो ये दोस्तों श्वेत क्रांति के लिए इनका नाम विख्यात है। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1969 से 1974 के समय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 1970 में भारत में दूध उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए ऑपरेशन फ्लड नामक मिशन लॉन्च किया गया था, जिसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिवर्ष वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और ये जो है चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी। 1970 में जो है स्टार्ट हुआ था यह। और मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किनको जाना जाता है? तो वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। ये सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। नीली क्रांति का संबंध दोस्तों मछली उत्पादन से है। हीरा लाल चौधरी को नीली क्रांति का जनक कहा जाता है, तो आप इनका भी नाम ख्याल रखेंगे। हीरा लाल चौधरी को नीली क्रांति का जनक कहा जाता है और यह मछली उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग तथा भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। काली क्रांति का संबंध कच्चे तेल एवं पेट्रोलियम के उत्पादन से है। अर्नोल्ड टायनबी को काली क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये क्षेत्र है दोस्तों पेट्रोलियम। कृष्ण क्रांति जो है पेट्रोलियम से संबंधित है। कृष्ण क्रांति दोस्तों पेट्रोलियम या खनिज तेल से संबंधित है। पेट्रोलियम और खनिज तेल की दिशा में आत्मनिर्भरता बढ़ाने हेतु इसका प्रारंभ किया गया था। इसके लिए इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाकर पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण 10% तक बढ़ाने और बायोडीजल का उत्पादन करने की सरकार की योजना है। इसी परिप्रेक्ष्य में पेट्रोलियम मंत्रालय ने वर्ष 2004 को बायो ट्रेड के रूप में मनाया था। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो ये थे दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न है, कृषि पर अधिक जनसंख्या की निर्भरता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के लक्षण है? तो ये दोस्तों अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के लक्षण है। कृषि पर अधिक जनसंख्या की निर्भरता अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का लक्षण है। सामान्यतः एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें आर्थिक विकास अपनी प्रारंभिक अवस्था में होता है और अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों की बहुलता के बावजूद इसके आर्थिक विकास की गति बहुत मंद रहती है। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला टॉपिक है राष्ट्रीय आय एवं मापन, जीडीपी, नेशनल इनकम एंड मेजरमेंट। तो जीडीपी के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं अब। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये है, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? तो राष्ट्रीय आय का मतलब होता है दोस्तों उत्पादन के साधनों से आय। इसको आप ध्यान में रखेंगे। साधारण शब्दों में आय का मतलब होता है उत्पादन के साधनों से प्राप्त आय। जब निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट की गणना लागत मूल्य पर की जाती है तब उस देश की राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। एनएनपी से राष्ट्रीय आय की गणना निम्न प्रकार से की जाती है। तो राष्ट्रीय आय बराबर, ये फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय आय बराबर होता है एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर और इसमें जोड़ देते हैं सब्सिडी। तो ये निकल के आता है हमारा राष्ट्रीय आय। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीडीपी से क्या तात्पर्य है? तो जीडीपी से तात्पर्य है सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी से जो है तात्पर्य है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से है। सकल घरेलू उत्पाद एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान
देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान मुख्य रूप से 3 व्यापक क्षेत्रों यानी कृषि, उद्योग और सेवाओं में बांटा गया है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक क्या है? तो ये है दोस्तों प्रति व्यक्ति आय। देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्ति आय किसी देश का औसत आय होता है। भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय दोस्तों गोवा की है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है? तो इसमें से जो पहला ऑप्शन है दोस्तों, जीएनपी एमपी इक्वल टू जीएनडीपी एमपी प्लस मूल्यह्रास प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, ये सही नहीं है। बाकी सही है हमारे ऑप्शन जो दिए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग प्रतिशतता में कितना योगदान है? तो इसका दोस्तों 2012 का क्वेश्चन है ये। उस समय जो है 25% था। भारत एक कृषि प्रधान देश है। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रश्नकाल के समय जो था अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग 25% था, लेकिन वर्तमान में 2018-19 के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान जो है दोस्तों ये 16.1% हो गया है। जीडीपी में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है 54.1%। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान जो है दोस्तों ये 18.8% हो गया है। तो जो वर्तमान डाटा है इसको आप ध्यान में रखेंगे। आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए तो 18.8% आपको टिक करके आना है या इसके आसपास। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। तो ये किया जाता है उत्पाद और आय विधियों द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन उत्पाद और आय विधियों के द्वारा किया जाता है। किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। उल्लेखनीय है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी द्वारा वर्ष जो है 1968 में अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में की गई थी। इनमें उनके द्वारा प्रति व्यक्ति आय को 20 रुपए बताया गया था। तो इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो सबसे पहले वार्षिक आय को अनुमानित करने वाले थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा जोखा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अर्थात सीएसओ के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन एनएसएसओ जो है को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ में विलय करने का निर्णय लिया है। इसको भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी मूल्यों के रूप में परिभाषित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, तो इसके रूप में परिभाषित किया गया है। ध्यान में रखेंगे। सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी जो होता है दोस्तों एक वित्तीय वर्ष में राष्ट्र के सभी उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। सकल घरेलू उत्पाद की माप का सूत्र होता है जो सकल घरेलू उत्पाद है बराबर उपभोग प्लस सकल निवेश प्लस सरकारी खर्च और प्लस में निर्यात और उसमें से घटा देते हैं हम लोग आयात को। ठीक है, इस सूत्र को आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, जीडीकेपी यानी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता हैं दोस्तों उम्बेर्टो सुल्पासो।
इनका नाम ध्यान में रखिएगा, अजीब सा नाम है, उल्बेर्टो सुल्पासो। सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता जो हैं उम्बेर्टो सुल्पासो थे। इन्होंने दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद पर रहते हुए सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद की खोज की थी। इन्होंने 4 बुनियादी स्तंभों के माध्यम से राष्ट्र के विकास एवं भविष्य के माप को बताया है। अगला प्रश्न है, इकाई संतुलन बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में 1 रुपए की वृद्धि का कारण सरकारी व्यय 1 रुपए से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव होगा। तो दोस्तों ये राष्ट्रीय जो आय है 1 रुपए से बढ़ेगी। ठीक है। इकाई संतुलन बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में 1 रुपए की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपए बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय 1 रुपए से बढ़ेगी। किसी देश के निवासियों द्वारा एक वर्ष में घरेलू सीमाओं के भीतर या बाहर सभी निर्मित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का कुल योग है। एक वर्ष में नागरिकों की आय शुद्ध राशि द्वारा निर्मित है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो क्या होता है। तो इसमें जो है दोस्तों ब्याज की दर घटती है। जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक होता है तो ब्याज की दर घट जाती है। जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो ब्याज की दर घटती है। निवेश या विनियोग का सामान्य आशय ऐसे व्ययों से है जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाए। निवेश आय का वह भाग होता है जो वास्तविक पूंजी निर्माण के लिए खर्च किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है। तो ये घटता है दोस्तों आयात के कारण। आयात के कारण किसी देश की राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह का आकार घटता है। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय का अध्ययन करने के दौरान उसकी आय तथा व्यय को बराबर माना जाता है, लेकिन आयात इस संतुलन को बिगाड़ देता है। उत्पादक उद्योगों से आय का प्रवाह साधनों के भुगतान के रूप में उपभोक्ता के पास जाता है और फिर यह उपभोक्ता से उत्पादक उद्योगों के पास चला जाता है। आय का यह प्रवाह जो निरंतर चलता रहता है उसे आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा दोस्तों आर्थिक नियोजन, पंचवर्षीय योजनाएं तथा नीति आयोग। इकोनॉमिक प्लानिंग, 5 ईयर प्लान्स एंड नीति आयोग। इसका जो है क्वेश्चन आना निश्चित होता है एग्जाम में। काफी ध्यान से समझेंगे इस टॉपिक को, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा इसका पहला प्रश्न है दोस्तों, 10वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हो जाएगी। तो ये 2001 का क्वेश्चन है, इसलिए प्रारंभ हो जाएगी लिखा हुआ है। तो यह जो प्रारंभ हुई थी दोस्तों, यह हुई थी अप्रैल 2002 से। ठीक है। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से प्रारंभ हुई। वर्ष 2002 से 2007 की अवधि वाली इस योजना के प्रारूप को योजना आयोग की 5 अक्टूबर 2002 की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई थी। और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों, ये 2012 से 2017 के दौरान क्रियान्वयन में रही। वर्तमान में पंचवर्षीय योजना के स्थान पर नीति आयोग द्वारा 3 साल का एक्शन प्लान बनाया जा रहा है, जो 7 वर्षीय स्ट्रेटेजी पेपर और 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस वर्ष को भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का आरंभ काल माना जाता है। तो ये माना जाता है दोस्तों 1991 के समय को। वर्ष 1991 भारत सरकार ने महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार प्रस्तुत किए। इसमें विदेश व्यापार उदारीकरण, वित्तीय उदारीकरण, कर सुधार और विदेशी निवेश में प्रति आग्रह शामिल था, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद की। आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 का जो समय था इनका के समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण का विचार अपनाया गया था। तो इसको ध्यान में रखेंगे, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का विचार जो है
1991 से 96 के दौरान अपनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में आरंभ हुई थी? तो ये आरंभ हुई थी दोस्तों 1951 ईस्वी में। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को आरंभ हुई थी। यह योजना जो है हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया को आरंभ करना, जिसके तहत कृषि क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में आरंभ होती है, हेराल्ड डॉमर मॉडल पे आधारित थी और इसमें फोकस किया गया था कृषि क्षेत्र पर। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो ये है दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है राष्ट्रीय विकास परिषद। इस निकाय की स्थापना नियोगी समिति की संस्तुति पर 6 अगस्त 1952 को एक प्रस्ताव द्वारा गैर संवैधानिक निकाय के रूप में हुई थी और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं यह इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों मिलान करने वाला। तो इसका मिलान कुछ इस तरह होगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है यह 1951 से 56 तक चली थी, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वार्षिक योजना जो है दोस्तों यह 1966 से 1969 में आई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों ये आई थी 1969 से 74 में और रोलिंग प्लान दोस्तों 78 से 79 में आई थी, इसको ध्यान में रखेंगे। तो इसके अनुसार जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, BADC। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों चला था 51 से 56 तक। वार्षिक योजना जो चला था वह 66 से 69 चला था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से 74 की अवधि में चला था और रोलिंग प्लान दोस्तों 78 से 79 में आया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। योजना काल में 1966 से 69 की अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। इस काल में दोस्तों कोई भी योजना नहीं थी, तो इसको योजना अवकाश कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आपसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है योजना अवकाश की अवधि कब थी, तो 66 से 69 थी दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो भारतीय नियोजन के वास्तुकार जो थे दोस्तों ये PC महालनोबिस थे। इनका नाम आप ध्यान में रखेंगे। PC महालनोबिस जो है ये भारतीय नियोजन के वास्तुकार थे। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारतीय नियोजन का वास्तुकार माना जाता है। वर्ष 1938 में भारत में नियोजन की आवश्यकता व संभावना पर विचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। इस समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है दोस्तों, इस समिति ने देश की आर्थिक समस्याओं से संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन कर सुझाव के रूप में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं। तो आप दोस्तों इसमें ध्यान में रखेंगे कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस यानी PC महालनोबिस को जो है नियोजन का वास्तुकार माना जाता है और नियोजन समिति की स्थापना जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1938 में की थी और इसके अध्यक्ष जो थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसमें जो है सुझाव जो दिया गया था, सहकारी कृषि का विकास, लघु एवं वृहत उद्योग का संतुलित विकास, कृषि ऋणों की उपलब्धता और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाना, ये जो है 4 मुख्य लक्ष्य दिए गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है? तो ये दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2007 से 2012 ईस्वी तक चली थी। इसका मुख्य उद्देश्य था तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1951 में देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का आरंभ किया गया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने देश के विकास को एक नई दिशा देने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना को
31 मार्च 2017 को समाप्त कर दिया। वर्तमान में दोस्तों नीति आयोग ने देश में विकास को संघात्मक ढांचे के अनुकूल बनाने के लिए राष्ट्रीय विकास एजेंडा के माध्यम से दीर्घावधि विकास को समायोजित करने का लक्ष्य बनाया है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ दोस्तों बीवीआर सुब्रमण्यम है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए नीति आयोग के उपाध्यक्ष, तो इनका नाम भी ध्यान में रखेंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं सुमन बेरी हैं दोस्तों, इनका भी नाम आप ध्यान में रखेंगे, सुमन बेरी, ये उपाध्यक्ष हैं। सीईओ जो है वीवीआर सुब्रमण्यम है और अध्यक्ष जो है नरेंद्र मोदी जी हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह की रचना थी। तो ये थी दोस्तों कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, इसके अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना जो है कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1985 से 1990 तक संचालित हुई थी। इस योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। तो आप ध्यान में रखेंगे कि 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 में जो है यह नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय योजना का उद्देश्य अधिक तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि है। तो इसका जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना का ये लक्ष्य था दोस्तों। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है अधिक तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि है। इसका कार्यकाल वर्ष 2012 से वर्ष 2017 तक था। इस योजना में सर्वाधिक धनराशि सामाजिक सेवाओं की मद में आवंटित की गई थी। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें से दोस्तों योजना आयोग जो है यह पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार संस्था योजना आयोग थी। योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था थी। इसे परामर्शदात्री संस्था भी माना जाता था। योजना आयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसका मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना था। योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को अस्तित्व में लाया गया। नीति आयोग से आशय नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है और प्रधानमंत्री जो है दोस्तों नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में जो है सुमन बेरी इसके जो है उपाध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसके अध्यक्ष हैं और वीवीआर सुब्रमण्यम जो है इसके सीईओ हैं। तो इनको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा मुद्रा एवं बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन रहते ही हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है। तो ये जारी करने का काम है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का। करेंसी नोट का निर्गमन जो है रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे आप। भारत में नोटों यानी करेंसी नोटों भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी की जाती है। आरबीआई 1 रुपए के नोट और सिक्कों के अलावा हर तरह के नोट जारी करने के लिए अधिकृत है। आरबीआई की स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को की गई। आरबीआई जो है भारत सरकार का बैंक है। प्रारंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय जो है कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे 2 तिथि काफी महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है और राष्ट्रीयकरण जो है दोस्तों 1949 में होता है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि 1937 में ही कोलकाता से मुंबई इसका जो है हेडक्वार्टर को स्थानांतरित किया गया था।
अगला प्रश्न है, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षक कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारत में जो है ऋण के औपचारिक स्रोतों के कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण जो है भारतीय रिजर्व बैंक करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक न केवल लाभ कमाने वाले व्यवसायों और व्यापारियों को, बल्कि लघु उद्योगों और छोटे उधारकर्ताओं आदि को भी ऋण देते हैं। बैंकों को समय समय पर यह बताना होता है कि वे किसको कितना और किस ब्याज दर पर उधार दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। तो ये लिए जाते हैं दोस्तों सदस्यों के द्वारा। जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, ऋण संबंधी निर्णय जो है सदस्य ही लेते हैं इसमें। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं। स्वयं सहायता समूह जो है कुछ ऐसे लोगों का अनाधिकृत संघ होता है जो आपके रहन सहन की दशा में सुधार करने के लिए स्वेच्छा से एक साथ आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आईएफएससी कोड कितने अंक का होता है? तो ये होता है दोस्तों 11 अंक का। काफी इंपॉर्टेंट है। आईएफएससी का जो कोड होता है दोस्तों, इसका पूरा नाम होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, और इसका प्रयोग ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के लिए तथा आरटीजीएस में किया जाता है। आईएफएससी कोड जो है 11 अंक का होता है। इसे किसी बैंक की विशिष्ट शाखा की पहचान करने के लिए दिया जाता है। इन 11 अक्षरों में से पहले 4 अक्षर बैंक के नाम और 5वां अक्षर ओ यानी कि ओ तथा आखिरी के 6 अंक जो है बैंक ब्रांच के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है? तो इसका कार्य होता है दोस्तों मूल्य का माप करना, ये प्राथमिक कार्य होता है। मुद्रा जो है मूल्य का माप मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। दिए गए अन्य विकल्प मुद्रा के अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं, अतः विकल्प ए जो है हमारा सही उत्तर है, यानी कि मूल्य की माप करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? तो ग्रामीण बैंक का जो संस्थापक था दोस्तों मोहम्मद यूनुस का नाम आप ध्यान में रखेंगे। ग्रामीण बैंक के संस्थापक बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस थे। इनको सन 2000 में भारत सरकार द्वारा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों रिवर्स रेपो दर। वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं वह रिवर्स रेपो दर कहलाती है। जो नगद आरक्षित अनुपात है दोस्तों, कैश रिजर्व रेशियो, ये है भारत में कार्य करने वाले अनुसूचित बैंकों की सकल जमाओं का वह अनुपात है जो उन्हें आरबीआई के पास नगद के रूप में रखना अनिवार्य है। बैंक दर क्या होती है? तो वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घ अवधि के लिए ऋण दिया जाता है, यह बैंक दर कहलाती है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। वैधानिक तरलता अनुपात जो है दोस्तों, ये भारत में कार्य करने वाले सभी अनुसूचित बैंकों के सकल जमाओं का वह अनुपात है जिसे उन्हें अपने ही पास विद्यमान रखना है, तो इसे वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसमें स्टार लगा हुआ है, अर्थात जो है हमें डिटेल से ही जाना होगा। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक। उल्लेखनीय है कि एसबीआई भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी राष्ट्रीयकृत बैंक या सरकारी बैंक वैसे बैंकों को कहा जाता है जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 50% से अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 रुपए के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो 1 रुपए का नोट जो है यह भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है।
इसको आप ध्यान में रखेंगे। 1 रुपए का नोट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, जबकि बाकी सभी नोटों को जारी करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को है। 2 रुपए से लेकर 2000 तक के नोटों को भारतीय रिजर्व बैंक जारी करती है एवं उन पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होते हैं। उल्लेखनीय है कि 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि 1 रुपए के नोट पर जो है वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। अगला प्रश्न है, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 1969 में। इसको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे आप। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1969 में किया गया था। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 19 जुलाई 1969 को 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की पूंजी वाली निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वर्ष 2019 से 20 में 13 बैंकों का आपस में विलय करके 5 बैंक बनाए जाने से सरकारी बैंकों की संख्या मुख्यतः 12 रह गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई थी दोस्तों 1957 में। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली को 1957 में प्रारंभ किया गया था। ध्यान रखिएगा कि 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल गवर्नर कौन थे? तो ये थे दोस्तों सीडी देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे, जबकि वर्तमान में आरबीआई के 25वें गवर्नर जो हैं शक्तिकांत दास जी हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। अगला प्रश्न है, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि? तो यदि जो है CRR कम कर दी जाए। ठीक है दोस्तों। वह ब्याज जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकाल के लिए उधार उपलब्ध कराती है, बैंक दर कहते हैं। सामान्यतः जब देश में मुद्रा प्रसार की स्थिति होती है तो बैंक दर में वृद्धि की जाती है। नगद आरक्षण अनुपात जो कैश रिजर्व रेशियो है दोस्तों CRR से आशय व्यापारिक बैंकों को अपनी जमाओं का कुछ भाग रिजर्व बैंक के पास नगद के रूप में रखना अनिवार्य होता है। अतः बैंक दर को बढ़ाने का तात्पर्य बाजार में मुद्रा के प्रसार को कम करना है, जबकि CRR के कम होने से बैंकों के पास पूंजी पर्याप्य अनुपात में बढ़ जाता है। इस प्रकार CRR के कम होने से बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से उसकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो इसमें से जो दोस्तों जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, यह रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। बाकी है विदेशी विनिमय भंडार का संरक्षण, करेंसी जारी करना और नगद आरक्षण की संरक्षण, ये सभी जो है रिजर्व बैंक के काम हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी से हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया था। आरबीआई के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं दोस्तों। नोट निर्गमन करना, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, विनिमय दर को स्थिर रखना, साख का नियंत्रण करना आदि। अतः आरबीआई का जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देने का कार्य जो है यह नहीं है। यह कार्य जो है इसके अनुषंगी बैंकों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, सिडबी का पूरा नाम क्या है? तो इसका दोस्तों पूरा नाम होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसको आप ध्यान में रखेंगे। सिडबी जो है दोस्तों इसका पूरा नाम होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यह बैंक भारत की स्वतंत्र वित्तीय संस्था है जिसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की वृद्धि,
एवं विकास के लक्ष्य हेतु 2 अप्रैल 1990 को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) के द्वारा एक सहायक बैंक के रूप में स्थापित किया गया। इस बैंक का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में स्थित है। वर्तमान में सिडबी के जो चेयरमैन है दोस्तों, यह है श्री शिव सुब्रमण्यम रमन। इसको भी ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न है दोस्तों, आरक्षित नकदी निधि अनुपात को समझाया जा सकता है। तो ये समझाया जा सकता है जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास रखते हैं इसके द्वारा। जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास रखते हैं। आरक्षित नकदी अनुपात जो होता है दोस्तों, आरक्षित नकदी निधि अनुपात कैश रिजर्व रेशियो जमा राशि का वह अंश है जो आरबीआई के पास रखते हैं। जब आरबीआई नकद आरक्षित को बढ़ाने का फैसला करता है तो बैंकों के पास उपलब्ध धनराशि कम हो जाती है और यह अर्थव्यवस्था में धन के अतिरिक्त प्रवाह को नियंत्रित करने का आरबीआई का एक तरीका है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा दोस्तों मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति जो है दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से भी एक आध प्रश्न आपको देखने के लिए मिल ही जाते हैं। तो आइए इसके प्रश्नों को भी करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि कोर यानी कि सार भाग जो है मुद्रास्फीति किस मुद्रास्फीति की माप है। तो ये दोस्तों होता है जो उन मदों को वर्जित करता है जो अस्थिर कीमत स्थितियों का सामना करती है, विशेष रूप से खाद्य पदार्थ तथा ऊर्जा की। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। कोर जो होता है दोस्तों, जिसे सार भाग भी कहा जाता है, मुद्रास्फीति उस तरह की मुद्रास्फीति का मापन का तरीका है जिसमें उन मदों को वर्जित किया जाता है जो कि अस्थिर कीमत स्थितियों का सामना करती है, विशेष रूप से खाद्य पदार्थों व ईंधन ऊर्जा की कीमत आदि इसमें आती है। कोर मुद्रास्फीति वह मुद्रास्फीति है जिसमें किसी अर्थव्यवस्था में अंतर्हित प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है। बाजार में उपभोक्ता वस्तुओं की मांग और महत्व में वृद्धि हो जाने से मुद्रा की कीमत गिर जाती है, जिसे मुद्रास्फीति कहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो समय कीमत से अधिक है तो क्या होता है कि मांग जो है मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। प्राइस सीलिंग वह प्रक्रिया है जिसे सरकार द्वारा तब अपनाया जाता है जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना होती है। इसमें सरकार द्वारा किसी वस्तु का अधिकतम विक्रय मूल्य तय कर दिया जाता है, अतः विक्रेता इस मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तु नहीं बेच सकता। लेकिन जब प्राइस सीलिंग वस्तु की साम्य कीमत से अधिक होगी तो मांग मात्रा पूर्ति मात्रा से कम होगी। वही यदि प्राइस सीलिंग वस्तु की साम्य कीमत से कम है तो मांग की मात्रा जो है दोस्तों पूर्ति मात्रा से अधिक होगी। अतः विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था दोस्तों फरवरी 2012 में। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक फरवरी 2012 में प्रारंभ किया गया था। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक चयनित वस्तुओं और सेवाओं के खुदरा मूल्यों के स्तर में समय के साथ बदलाव को मानता है, जिस पर एक परिभाषित समूह के उपभोक्ता अपनी आय खर्च करते हैं। इसका आधार वर्ष 2012 है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम कौन सा है। तो यह दोस्तों खाद्य और पेय पदार्थ। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम खाद्य और पेय होता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है स्टैगफ्लेशन। तो अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी बढ़ती जाती है परंतु आर्थिक विकास रुक जाता है, ऐसी स्थिति को जो है स्टैगफ्लेशन कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है। तो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि
जो है ये दर्शाती है कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो रही है। ठीक है। किसी वस्तु के कीमत में वृद्धि होती है तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। बाजार की वस्तुएं मुद्रास्फीति के कारण महंगी हो जाती है, जिसमें मुद्रा का प्रसार होता है, जिससे लोगों की क्रय शक्ति के साथ मांग भी बढ़ जाती है, जो कि वस्तुओं के महंगी हो जाने का कारण बन जाता है। कीमतों में इस प्रकार वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक कौन सा है? तो ये सूचकांक होता है दोस्तों उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ठीक है। गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक उपभोक्ता कीमत सूचकांक है। यह सूचकांक खुदरा खरीदारी के दृष्टिकोण से मूल्य परिवर्तन को मापता है। यह चयनित वस्तुओं और सेवाओं के खुदरा मूल्यों के स्तर में समय के साथ बदलाव को मापता है, जिस पर एक परिभाषित समूह के उपभोक्ता अपनी आय खर्च करते हैं। उल्लेखनीय है कि सीपीआई का आधार वर्ष जो है दोस्तों ये 2012 है और भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े केंद्र सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मासिक आधार पर प्रतिमाह जारी किए जाते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों पूंजी बाजार एवं स्टॉक एक्सचेंज, कैपिटल मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज। इसको हम लोग कवर करते हैं। तो इसमें पहला जो प्रश्न है दोस्तों, कौन सा भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? तो इसमें जो शिक्षा और प्रशिक्षण है ये भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। भौतिक पूंजी एक प्रकार की संपत्ति है जिसका उपयोग उत्पादन या निर्माण प्रक्रिया में किया जाता है, जो किसी व्यवसाय को उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए सामान और सेवाएं बनाने की अनुमति देता है। भौतिक पूंजी में यंत्र व मशीनें, भवन तथा कच्चा माल को शामिल किया जाता है, जबकि शिक्षा व प्रशिक्षण भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का उपबाजार नहीं है? तो इसमें से जो ये साधन बाजार है यह मुद्रा बाजार का उपबाजार नहीं होता है। मुद्रा बाजार एक ऐसा स्थान है जहां वित्तीय और अन्य संस्थानों और व्यक्तियों को निपटाने में अल्पकालिक अधिशेष निवेश योग्य धन की बोली उधारकर्ताओं द्वारा लगाई जाती है, जिसमें फिर से संस्थाएं और व्यक्ति शामिल होते हैं और सरकार भी। काल मुद्रा यानी कि मांग मुद्रा बाजार, संपार्श्विक ऋण बाजार, स्वीकृति बाजार और मुद्रा बाजार जो है एक उप बाजार है। इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा को क्या कहा जाता है? तो ऐसे को जो है वायदा बाजार कहा जाता है। ऐसा बाजार जिसमें कि लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा, इसको वायदा बाजार कहा जाता है। वायदा अनुबंध में खरीदार और विक्रेता की सहमति से एक निश्चित कीमत पर भविष्य के एक नामित महीने में वित्तीय वस्तु की एक निर्धारित मात्रा में खरीदने या बेचने के लिए करार किया जाता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों। हमारा अगला टॉपिक है जो दोस्तों ये बजट और लोक वित्त, राजकोषीय नीतियां और वित्त आयोग है। आइए इसके प्रश्नों को भी हल करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, तो ये किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। इसको ध्यान में रखेंगे अनुच्छेद 112 को दोस्तों। यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण होता है। बजट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। वित्त मंत्री इसे संसद में बजट सत्र में प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न है, राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो ये परिभाषित किया जाता है दोस्तों, राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। तो राजकोषीय घाटा जो होता है कुल व्यय में से कुल प्राप्तियों को अगर माइनस कर दें तो आपका राजकोषीय घाटा निकल आता है। सरकार की कुल प्राप्तियों तथा व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। यह सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधारी का संकेत है।
कुल राजस्व की गणना करते समय उधार शामिल नहीं होते हैं। अतः राजकोषीय घाटा जो होता है दोस्तों, यह कुल व्यय यानी पूंजी प्लस राजस्व माइनस के कुल आय राजस्व प्लस ऋण वसूली प्लस अन्य को मिलाकर बनता है। यदि सरकार का कुल व्यय वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व और गैर राजस्व प्राप्तियों से अधिक है, तो यह अंतर वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्यालय के जो इमारत होते हैं उसके रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च कौन सा होता है? तो विद्यालय पर किया जाने वाला खर्च जो होता है ये पूंजीगत और विकास व्यय दोनों के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला जो खर्च होता है ये पूंजीगत व्यय और विकास व्यय दोनों के अंतर्गत आता है। पूंजीगत धन वह धन है जो एक संगठन या कारपोरेट इकाई अपनी अचल संपत्तियों जैसे कि भवन, वाहन, उपकरण या भूमि को खरीदने, बनाए रखने या सुधारने के लिए खर्च करती है। जब नई संपत्ति खरीदी जाती है या जब पैसे का उपयोग मौजूदा संपत्ति के उपयोग जीवन को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जैसे कि छत की मरम्मत, इसे जो है पूंजीगत व्यय कहते हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 14वें वित्त आयोग के द्वारा राजकोषीय घाटे की सीमा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कितनी निर्धारित की गई? तो ये की गई है दोस्तों 3। प्रश्नकाल के अनुसार 14वें वित्त आयोग के द्वारा राजकोषीय घाटे की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3% के रूप में निर्धारित की गई थी। वर्ष 2022-23 के बजट में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 6.4% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। वर्ष 2023-24 में बजट में यह घाटा जो है 5.9% अनुमानित है दोस्तों। तो आप ध्यान में रखिएगा, अगर पिछले साल में यह पूछा गया है तो आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए एग्जाम में। तो 2023-24 में जो है यह 5.9% अनुमानित है। इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, तब सरकार का व्यय कैसा होगा? तो सरकार की आय के बराबर होगा दोस्तों। ठीक है, यदि अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है जहां पर निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, तब सरकार का व्यय जो है सरकार की आय के बराबर होता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है? तो ये जो है संसदीय स्वीकृति के पूर्व व्यय कर सकता है। आकस्मिक निधि को राष्ट्र संसदीय स्वीकृति के पूर्व व्यय कर सकता है। आकस्मिक निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 में किया गया है। यह निधि राष्ट्रपति या कार्यपालिका का सरकार के अधीन होता है, अर्थात इस निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की इजाजत की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इस निधि का गठन संसद ही तय करती है, अर्थात संसद ही तय करती है कि इस निधि में कितना पैसा होगा। ठीक है दोस्तों। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा करारोपण यानी कि टैक्सेशन। तो आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा होता है? तो ये होता है सीमा शुल्क। कर से संबंधित प्रश्न अक्सर आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो इसको ध्यान से समझेंगे बिल्कुल। तो ये जो सीमा शुल्क होता है दोस्तों, यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में आयातित तथा भारत में निर्यातित माल पर लगाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड सीमा शुल्क संबंधी मामलों के लिए एक शीर्ष निकाय है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत सरकार सबसे ज्यादा राजस्व एकत्रित करती है। तो ये भारत जो है आयकर से सबसे ज्यादा राजस्व एकत्रित करती है। भारत सरकार सबसे ज्यादा राजस्व आयकर से एकत्रित करती है। यह वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। बजट 2023-24 में राजस्व का स्रोत इस प्रकार से है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि उधार और अन्य देयता से 34% मिला है, वस्तु और सेवा कर से 17%, निगम कर से 15%,
आय कर से 15%, सीमा शुल्क से 4%, विभिन्न राजस्व से जो कर प्राप्त हुआ ये 6% और विभिन्न ऋण पूंजियों से प्राप्ति 2% रही है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो ये जो दोस्तों वस्तुओं और सेवाओं पर कर है, यह प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। वह कर जिसमें कि कराघात एवं करापात एक ही बिंदु पर होता है प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, व्यवसाय कर इत्यादि। अप्रत्यक्ष कर वे होते हैं दोस्तों जिसका कराघात एक व्यक्ति पर तथा कर का भार दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है, अर्थात जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह कर के भार को दूसरे व्यक्ति के ऊपर टाल सकता है। उदाहरण के लिए वस्तुओं और सेवाओं पर कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, बिक्री कर, सेवा कर इत्यादि इसमें आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इसमें से दोस्तों निगम कर जो है यह अप्रत्यक्ष नहीं है, यह प्रत्यक्ष कर है। निगम कर दोस्तों एक प्रत्यक्ष कर है, जबकि जीएसटी, वैट और सीमा शुल्क जो है यह अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो एक व्यक्ति की ओर से सरकार को सीधे तौर पर भुगतान किया जाता है। अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है, जबकि प्रत्यक्ष कर आय पर लगता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है, तो ये करती है गृह कर से। स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व जो इकट्ठा करती है यह गृह कर, स्टाफ शुल्क, मनोरंजन कर, सामाजिक वन वृक्षारोपण आदि के माध्यम से एकत्र करती है। प्रत्येक पंचायत राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर राज्य कोष से अनुदान प्राप्त करने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 243 के 1 में दोस्तों राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों जनसंख्या एवं नगरीकरण, पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका जो है दोस्तों पहला प्रश्न, 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन सा है? तो ये है दोस्तों दिल्ली। दूसरे नंबर पर दिल्ली आता है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहरों में दिल्ली 1.63 करोड़ जनसंख्या के साथ देश में दूसरे स्थान पर है, जबकि देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई जो है यह 1.84 करोड़ की जनसंख्या के साथ पहले स्थान पर है। कोलकाता 1.41 करोड़ की जनसंख्या के साथ तीसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर है दोस्तों मुंबई, दूसरे स्थान पर है दिल्ली और तीसरे स्थान पर दोस्तों कोलकाता है। इसको ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों लिंगानुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। भारत में मात्र केरल और पुदुचेरी में पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएं हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943 है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितनी है? तो भारत में दोस्तों साक्षरता दर जो है 2011 के अनुसार 73% है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग 73% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 80.9% तथा महिला साक्षरता दर जो है 64.6% है। केरल 94% साक्षरता दर के साथ भारत का सबसे साक्षर राज्य है, जबकि 61.8% साक्षरता दर के साथ बिहार सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, 2011 में भारत के निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से किसने महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है? तो महिला का जो साक्षरता दर न्यूनतम है दोस्तों असम में है। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में से 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता दर असम राज्य में 66.3% है,
जबकि सभी पूर्वोत्तर राज्यों में से न्यूनतम महिला साक्षरता दर अरुणाचल प्रदेश की है, जो कि है 57.7%। पूर्वोत्तर राज्यों में सर्वाधिक साक्षरता दर मिजोरम की है दोस्तों 91.3%, जिसमें महिला साक्षरता दर मिजोरम में 89.3% है तथा पुरुष साक्षरता दर जो है 93.3% है। काफी अच्छा प्रतिशत है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश की कुल साक्षरता 73% है। देश की पुरुष साक्षरता जो है 80.9% है। देश की महिला साक्षरता दोस्तों 64.6% है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है इसमें केरल है, जो कि 94.2% साक्षरता है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है, 61.8% यहाँ की साक्षरता है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है ये लक्षद्वीप है, 91.8% यहाँ की साक्षरता है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो ये है दोस्तों 16%। जनगणना 2011 के अनुसार देश में 16 ऐसे राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय औसत से अधिक है। राष्ट्रीय औसत घनत्व से अधिक जनघनत्व वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश घटते क्रम में है दिल्ली एनसीआर, चंडीगढ़, पुदुचेरी, असम दीव, दमन दीव है दोस्तों, और लक्षद्वीप, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, ये सब जो है घटते क्रम में है। और न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य दोस्तों याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ की जनघनत्व मात्र 17 है। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है, जिसमें कि 1106 व्यक्ति हैं जनघनत्व में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है लागू की गई? तो ये लागू की गई दोस्तों फरवरी 2000 में। जनसंख्या विस्फोट की स्थिति निश्चय ही देश के आर्थिक विकास में बाधक है। इसमें संदेह नहीं है कि इस पर नियंत्रण पाने के लिए एक स्पष्ट एवं प्रभावी जनसंख्या नीति की आवश्यकता है। इसलिए वे 9वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र सरकार ने 15 फरवरी 2000 को नई जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा की। 1976 में देश की पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो ये है दोस्तों 18। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 18 है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का 1084 राज्य का है, केरल राज्य का। और सबसे कम लिंगानुपात दोस्तों हरियाणा का है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। हरियाणा का 879 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा राज्य कौन सा है? तो ये है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है। बिहार का स्थान तीसरा है। बिहार की जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार 10.40 करोड़ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक है? तो यह है दोस्तों पश्चिम बंगाल का। प्रश्नकाल के समय जब प्रश्न पूछा गया था 2001 की जनगणना अनुसार पश्चिम बंगाल का जनघनत्व जो है प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक था, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है प्रति घनत्व किलोमीटर के मामले में 4 राज्य क्रमशः है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरीय है? तो ये है दोस्तों 28%। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या 27.81 थी, जो कि सन 2011 में बढ़कर 31.16% हो गई। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास। इसमें लगभग हमने सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया है, और जो भी बचा हुआ रह जाएगा मैं उसको टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध करा दूंगा PDF के फॉर्मेट में।
तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद।